प्राचीन रोम में इतिहास में कुछ सम्राटों के नाम नीरो की तरह विवादास्पद और प्रसिद्ध है। नीरो क्लॉडियस सीजर ऑगस्टस जर्मेनिक्स का जन्म 7 ईस्वी में हुआ था, जो एक ऐसे युग में पैदा हुए थे जहां शक्ति और रक्तपात साथ साथ चलते थे। उसकी माँ एक अत्यधिक महत्वाकांक्षी महिला थी, जिसने अपने बेटे को सिंहासन पर बैठाने के लिए किसी भी हद तक जाने की ठान ली थी। युवा नीरो को प्रसिद्ध दार्शनिक सेनेका और प्रेटोरियन प्रीफेक्ट बुरस की देखरेख में शिक्षित किया गया था। सम्राट क्लॉडियस की रहस्यमय परिस्थितियों में मृत्यु हो गई और 37 साल के नीरो को सम्राट घोषित किया गया। उसके शासन काल के पहले कुछ साल से अपेक्षाकृत शांतिपूर्ण और समृद्ध थे। सैनिकी हिस्सा में नीरो ने कई लोकप्रिय सुधार किए, जिससे आम जनता के बीच उसकी लोकप्रियता बढ़ी। समय के साथ से नीरो की कलात्मक महत्वाकांक्षाएं और सत्ता का नशा उसके निर्णय पर हावी होने लगा। उसने सार्वजनिक रूप से प्रदर्शन करना शुरू कर दिया, जो एक सम्राट के लिए अशोभनीय माना जाता था। धीरे धीरे उसने अपनी मां एग्रिपिना के प्रभाव से छुटकारा पाने की कोशिश की, जो उसके मामलों में बहुत अधिक हस्तक्षेप कर रही थी। यह संघर्ष 19वीं ईस्वी में अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच गया, जब नीरो ने अपनी ही मां की हत्या का आदेश दिया। इस मात्र हत्या ने रोम के कुलीन वर्ग को झकझोर दिया और नीरो की प्रतिष्ठा पर एक अमिट दाग लगा दिया। उसके सलाहकार बुरस की मृत्यु हो गई और सेनेका सेवानिवृत्त हो गया, जिससे नीरो पर लगाम लगाने वाला कोई नहीं रहा। अब वह पूरी तरह से अपने नए प्रेटोरियन प्रीफेक्ट टाइगेलिनस जैसे चापलूसों से घिरा हुआ था। नीरो का शासनकाल तेजी से अत्याचारी होता गया। उसने अपने कई विरोधियों और आलोचकों को मार डाला। 4 ईस्वी की गर्मियों में रोम के इतिहास की सबसे विनाशकारी घटनाओं में से एक घटी। सर्कस मैक्सिमस के पास की दुकानों में आग लग गई, जो शहर के घनी आबादी वाले लकड़ी के ढांचों में तेजी से फैल गई। एशिया मन्नाची है शरीर है जिसे रोम का महान अग्निकांड के नाम से जाना जाता है, 6 दिनों 7 रातों तक जलती रही है। शहर के 14 जिलों में से 3 पूरी तरह से नष्ट हो गए और 7 अन्य गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो गए। हजारों लोग मारे गए और लाखों बेघर हो गए। यह एक अभूतपूर्व मानवीय त्रासदी थी। जिससे वह आग लगी। वह अपने जन्म स्थान एंटियम में था। खबर सुनते ही वह तुरंत रोम लौट आया और राहत कार्यों का आयोजन करने लगा। उसने बेघर लोगों के लिए अपने निजी उद्यानों और सार्वजनिक भवनों को खोल दिया। उसने यह भी सुनिश्चित किया कि पीड़ितों को भोजन और पानी उपलब्ध कराया जाए। लेकिन नीरो के प्रयासों के बावजूद अफवाहें फैलने लगी कि आग उसने खुद लगवाई थी। कहा जाता था कि वो ये एक नया अलियांसी घटकदान थी से नजरे बेंचामो चीज़ सहेरे आवाज़ सहेरी ये बनना चाहिए ऐसी गैर नानाज कोरिया सी गया है नॉट गेट्स ये अटेंड पैठी सपोर्नो सुबिया। यहीं से नीरो के वायलिन बजाने की प्रसिद्ध कथा का जन्म हुआ। इतिहासकार टैसिडिस के अनुसार शिकार भी हुए कि टॉन कंपेनिया इंटरनेट है। यह अफवाह थी कि नीरो ने जलते हुए शहर को देखते हुए ट्रॉय के पतन पर एक महाकाव्य गाया। यह सच हो या झूठ, नीरो की क्रूरता और उदासीनता के प्रतीक के रूप में सदियों तक जीवित रहे। वायलिन का आविष्कार नीरो के समय के लगभग 830 साल बाद हुआ था।
Ian sẽ nghĩ thế này để mà nó sẽ kể hay khi over की अंत ज्ञान तो वह एक विनाश से नहीं सकते एलेरिस हया किशन करे जो उस समय का एक सामान्य वाद्य यंत्र था। लेकिन रोम चलते समय नीरो ने वायलिन बजाया कि छवि लोगों के मन में गहराई से अंकित हो गई। यह एक संकट के समय में एक नेता की गैर जिम्मेदाराना हरकत का एक शक्तिशाली रूपक बन गया। नीरो ने जनता का ध्यान हटाने के लिए एक बलि का बकरा ढूंढने की कोशिश की। उसने रोम के एक छोटे और अलोकप्रिय धार्मिक समूह ईसाइयों पर आगजनी का आरोप लगाया गया और उन्हें भयानक तरीकों से प्रताड़ित किया गया और मार डाला गया। कुछ को सूली पर चढ़ाया गया जबकि अन्य को जंगली जानवरों द्वारा फाड़ दिया गया। कहा जाता है कि कुछ को तो नीरो के बगीचों में रात में मशालों के रूप में इस्तेमाल करने के लिए जिंदा जला दिया गया। यह ईसाई धर्म का पहला बड़ा उत्पीड़न था और इसने प्रेरितों पीटर और पॉल की शहादत का मार्ग प्रशस्त किया। नीरो ने रोम के पुनर्निर्माण की एक महत्वाकांक्षी योजना शुरू की। उसने नए भवन कोड लागू किए जिसमें पत्थर और ईंट जैसी अग्निरोधी सामग्री का उपयोग अनिवार्य किया गया। सड़कों को चौड़ा किया गया और पानी की आपूर्ति में सुधार किया गया ताकि भविष्य में ऐसी आपदाओं को रोका जा सके। लेकिन इस पुनर्निर्माण के केंद्र में नीरो का भव्य महल या गोल्डन हाउस था। यह एक असाधारण परिसर था जो शहर के एक बड़े हिस्से में फैला हुआ था। इसमें एक के जंगल, दाग की बारियां और सैकड़ों कमरे थे जो कला के कार्यों से भरे हुए थे। महल के प्रवेश द्वार पर नीरो की 30 मीटर ऊंची कांस्य प्रतिमा ओलोसस नेरोनेस खड़ी थी। डोमस ऑरिया के निर्माण की भारी लागत ने साम्राज्य के खजाने पर भारी बोझ डाला। पर में भारी कर लगाए जिससे व्यापक असंतोष पैदा हुआ। नीरो की बढ़ती निरंकुशता और उसके असाधारण खर्चों ने अंततः उसके खिलाफ विद्रोह को जन्म दिया। गौल, स्पेन और अफ्रीका के गवर्नरों ने उसके खिलाफ विद्रोह कर दिया। सीनेट ने नीरो को जनता का दुश्मन घोषित कर दिया और उसे मौत की सजा सुनाई। रोम से बयान अचते गए केवल कुछ से ही होचे। उसने शहर के बाहर एक विला में शरण ली, यह जानते हुए कि उसका अंत निकट है। जब उसे पता चला कि सैनिक उसे पकड़ने आ रहे हैं तो उसने आत्महत्या करने का फैसला किया। यह जाता है कि अंतिम शब्द थे, कैसा कलाकार मुझ में ही मरता है। यही है कि उसकी मृत्यु ने जूलियो क्लाउडियन वंश का अंत कर दिया और साम्राज्य को गृहयुद्ध में डुबो दिया, जिसे 4 सम्राटों का वर्ष कहा जाता है। नीरो की विरासत जटिल और बहुआयामी है, जिसे अक्सर उसके दुश्मनों द्वारा लिखे गए इतिहास द्वारा विकृत किया गया है। एक हत्यारा और एक उत्पीड़न करता था, लेकिन वह एक बिल्डर और कला का संरक्षक भी था। महान अग्निकांड के बारे में सच्चाई हमेशा के लिए बहस का विषय बनी रहेगी। क्या वह एक क्रूर आगजनी करने वाला था जिसने अपने शहर को नष्ट कर दिया, या एक बदनाम शासक था जो परिस्थितियों का शिकार हुआ? लेकिन एक है। रोम जलते समय नीरो ने वायलिन बजाया की कहानी इतिहास की सबसे स्थायी और शक्तिशाली छवियों में से एक बनी हुई है। नीरो का बचपन उसकी माँ की अत्यधिक महत्वाकांक्षा की छाया में बीता। एग्रिपिना ने क्लॉडियस से शादी की केवल अपने बेटे के लिए सिंहासन का मार्ग प्रशस्त करने के लिए। उसने क्लॉडियस को अपने बेटे ब्रिटेनिकस के बजाय नीरो को अपने उत्तराधिकारी के रूप में अपनाने के लिए मना लिया। नीरो की प्रारंभिक शिक्षा ने
उसे ग्रीक संस्कृति और कलाओं के प्रति एक गहरा प्रेम दिया। उसे संगीत और अभिनय में गहरी रुचि थी, न उन्हें जिसे वो अपने जीवन भर अपनाएगा। सम्राट बनने पर नीरो ने शुरू में सीनेट के साथ मिलकर काम करने का वादा किया। उसने करों को कम किया और कानूनी प्रक्रियाओं में सुधार किया, जिससे आम लोगों को लाभ हुआ। एग्रिपिना ने अपने बेटे पर नियंत्रण बनाए रखने की कोशिश की, उसे यह याद दिलाते हुए कि उसने उसे सत्ता में लाया है। नीरो अपनी पत्नी ऑक्टेविया से नाखुश था और अपनी मालकिन पोपिया सबीना के प्रति आसक्त था। पोपिया ने नीरो को अपनी माँ और पत्नी दोनों से छुटकारा पाने के लिए उकसाया। अपनी माँ की हत्या के बाद नीरो अपराध बोध और व्यामोह से ग्रस्त हो गया। उसने ऑक्टेविया को तलाक दे दिया और उसे निर्वासित कर दिया। बाद में उसकी हत्या का आदेश दिया ताकि वह पोपिया से शादी कर सके। सीनेटरों के एक समूह ने, जिसका नेतृत्व गायस कैल्पर्नियस पिसो ने किया, और नीरो ने क्रूर प्रतिशोध लिया, जिसमें उसके पूर्व शिक्षक सेनेका को भी आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया गया। महान अग्निकांड की घटना नीरो के शासनकाल के सबसे काले अध्याय के रूप में दर्ज है। आधुनिक इतिहासकारों का मानना है कि आग शायद एक दुर्घटना थी जो उस समय के रोम जैसे शहर में आम थी। गर्म, शुष्क गर्मी और तेज हवाओं ने आग को तेजी से फैलने में मदद की। आग बुझाने के प्रयास अपर्याप्त थे क्योंकि पानी की आपूर्ति तक पहुंचना मुश्किल था। कई नागरिकों ने सोचा कि देवता रोम को उसके नैतिक पतन के लिए दंडित कर रहे थे। नीरो के आलोचकों ने उसके राहत प्रयासों की प्रभावशीलता पर सवाल उठाया, यह दावा करते हुए कि उसने बहुत कम और बहुत देर से किया। ईसाइयों का उत्पीड़न नीरो के व्यामोह और एक बलि के बकरे की जरूरत का परिणाम था। उस समय ईसाई एक अपेक्षाकृत नया और गलत समझा जाने वाला समूह था, जिन पर अक्सर गुप्त अनुष्ठानों और नर भक्षणों का आरोप लगाया जाता था। डोमस ऑरिया का निर्माण रोम के लोगों के लिए एक अपमान था। महल नीरो के अहंकार और भव्यता के प्रति प्रेम का एक स्मारक था। उसने प्रांतों से कला के अनमोल कार्यों को चुराकर अपने महल को सजाया। नीरो की कलात्मक यात्रा, विशेष रूप से ग्रीस की उसकी यात्रा, ने रोम में कई लोगों को नाराज कर दिया। उसने खुद को एक महान कलाकार के रूप में देखा, लेकिन उसके समकालीनों ने उसे एक शर्मिंदगी के रूप में देखा। नीरो ने स्थिति की गंभीरता को समझने में बहुत देर कर दी। उसने समर्थन हासिल करने की कोशिश की, लेकिन उसकी अपील को नजरअंदाज कर दिया गया। उसका पतन ये तेज और क्रूर था, जो उसके अपने शासनकाल की प्रकृति को दर्शाता है। डोमस ऑरिया को दफना दिया गया और उसके ऊपर अन्य संरचनाएं बनाई गईं, जैसे नीरो को परम अत्याचारी के रूप में याद किया गया। क्या मसीह है वो विरोधी का प्रतीक था। केवल आधुनिक छात्रवृत्ति ने उसकी कहानी की एक अधिक संतुलित और सूक्ष्म समझ प्रदान करना शुरू किया है। रोम जलते समय नीरो का वायलिन बजाना की छवि सांस्कृतिक मील का पत्थर बनी हुई है। यह हमें याद दिलाता है कि कैसे इतिहास, मिथक और प्रचार एक साथ मिलकर एक स्थायी विरासत बना सकते हैं। नीरो के शासनकाल की शुरुआत आशा और वादे से भरी थी। उसके शुरुआती सिक्के एक सुंदर युवा नेता के रूप में चित्रित करते हैं। वह शैल और संगीत का शौकीन था और उसने नेरोनिना नामक एक चीज स्थापना की।
लेकिन सत्ता के दबाव और व्यक्तिगत त्रासदियों ने उसे बदल दिया। उसकी लिए पोपिया की मृत्यु एक और काला धब्बा थी। कुछ लोगों का मानना था कि उसने उसे गुस्से में मार डाला था। महान अग्निकांड ने नीरो को एक वास्तुकार के रूप में अपनी छाप छोड़ने का अवसर प्रदान किया। पुनर्निर्माण परियोजना ने हजारों लोगों को रोजगार दिया, लेकिन मोर्नोसोरिया की भव्यता की कोई सीमा नहीं थी, जिसमें हाथी दांत और सोने से सजे कमरे थे। इसके मैदान इतने विशाल थे कि यह एक शहर के भीतर एक शहर जैसा था। नीरो की कलात्मक महत्वाकांक्षाएं उसे एक ऐसे रास्ते पर ले गई जो एक सम्राट के लिए अनुपयुक्त था। उसने सार्वजनिक रूप से अपनी कविता का पाठ किया और अपनी संगीत रचनाओं का प्रदर्शन किया। रोमन अभिजात वर्ग ने इसे एक अपमानजनक प्रदर्शन माना। यहीजिया में एक बड़ा विद्रोह हुआ जिसने साम्राज्य की सैन्य शक्ति को चुनौती दी। नीरो ने स्थिति को संभालने के लिए अपने सबसे अच्छे जनरल यह वेस्पासियन ही था जो अंततः नीरो के बाद सम्राट बनेगा। विधियों के फैलने पर नीरो का वास्तविकता से संपर्क टूट गया लगता था। जब से ही अन्य घोषित किया गया तो उसके कुछ ही वफादार दोस्त बचे थे। उसकी आत्महत्या एक दयनीय और निराशाजनक कार्य था जो उस गौरवशाली आत्म छवि के विपरीत था। उसकी कुछ लोगों का मानना था कि वह वापस आएगा। यह नीरो रेडिविवस किंवदंती कई वर्षों तक बनी रही। नीरो की कहानी एक चेतावनी कथा के रूप में कार्य करती है, अनियंत्रित शक्ति, अहंकार और कलात्मक जुनून के खतरों के बारे में। क्या उसने वास्तव में रोम को जलाया था? ना शाही से और उसने एक ऐसी कथा बनाई जो आग से भी अधिक विनाशकारी थी। उसकी कहानी हमें दिखाती है कि कैसे एक नेता की छवि उसकी वास्तविक उपलब्धियों की तुलना में अधिक शक्तिशाली हो सकती है। रोम का महान अग्निकांड सिर्फ एक घटना नहीं थी, यह है और उस प्रतीक के केंद्र में हमेशा नीरो की आकृति होगी जो अपनी वीणा बजा रहा है जबकि दुनिया जल रही है। नीरो का अपने सौतेले भाई ब्रिटेनिकस के प्रति व्यवहार उसकी क्रूरता का एक प्रारंभिक संकेत था। उसने ब्रिटेनिकस को एक प्रतिद्वंदी के रूप में देखा और सिंहासन के लिए एक खतरे के रूप में उसे खत्म कर दिया। नीरो का शासनकाल षड्यंत्रों और विश्वासघात से भरा था, यहाँ तक कि उसके अंतरतम घेरे में भी उसकी खर्चीली जीवन शैली के लिए धन जुटाने के लिए उसने धनी सीनेटरों की संपत्ति को जब्त कर लिया। इसने अभिजात वर्ग के बीच उसके खिलाफ और अधिक दुश्मनी पैदा की। आग के बाद रोम का पुनर्निर्माण एक विशाल उपक्रम था। नीरो के शहरी नियोजन ने वास्तव में रोम को पहले की तुलना में अधिक सुरक्षित और स्वच्छ बना दिया। हालांकि डोमस ऑरिया की असाधारणता ने इन सकारात्मक सुधारों पर पानी फेर दिया। महल के अंदर एक घूमता हुआ भोजन कक्ष था जो सितारों की गति का अनुकरण करता था। इंजीनियरिंग का एक चमत्कार था, लेकिन यह अत्यधिक फिजूल खर्ची का भी प्रतीक था। नीरो के शासनकाल के अंत तक साम्राज्य वित्तीय संकट के कगार पर था। विभिन्न प्रांतों में विद्रोह एक साथ हुए जिससे नीरो के लिए उन्हें नियंत्रित करना असंभव हो गया। स्पेन में गवर्नर गल्बा विद्रोह करने वाले पहले लोगों में से एक थे और उन्हें उनके सैनिकों द्वारा सम्राट घोषित किया गया था। जब नीरो ने सुना कि सीनेट ने उसे मौत की सजा सुनाई है तो वह पूरी तरह से टूट गया। उसने अपने एक वफादार दास एफ्रोडाइट से मारने मदद करने के लिए कहा। उसकी मृत्यु ने एक अराजक अवधि की शुरुआत की क्योंकि विभिन्न जनरल सत्ता के लिए लड़े।
नीरो की कहानी इतिहासकारों और कलाकारों को समान रूप से आकर्षित करती है। जो महान प्रतिभा और महान क्रूरता दोनों में सक्षम था। आज की कहानी की कहानी है इतिहास की सबसे शक्तिशाली नकली खबरों में से एक है। यह हमें याद दिलाता है कि विजेताओं द्वारा लिखा गया इतिहास अक्सर सच्चाई का एक विकृत संस्करण होता है।